नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। प्रजातंत्र को 70 साल हो गए और ये माना जाता है कि जैसे हम प्रैक्टिस अपनी बढ़ाते हैं प्रजातंत्र में या गवर्नेंस में, तो ये बेहतर होने लगता है। इसमें गुणवत्ता पहले से अच्छी होती है, नैतिकता का एक फुट होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि ये प्रजातंत्र, जनता का दबाव पड़ता है, जन कल्याण की स्थिति आती है और सरकारें जो गवर्नेंस देती हैं वो क्वालिटेटिवली बढ़ती रहती है। पर ठीक इसके उल्टा हो रहा है। कभी-कभी तो ये लगता है कि क्या वाकई हम गुड गवर्नेंस तो छोड़ दीजिए, क्या हम गवर्नेंस के फॉर्मेट में है भी या एक जंगल राज चल रहा है। आज के एक दिन की हम आपको कुछ घटनाएं बताते हैं जिस पे चर्चा हो रही है। आपको याद होगा, बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ दिया। बिल्किस बानो के गुनहगार कौन होंगे आपको मालूम है। लेकिन ये बताने के लिए कि नहीं हिंदुओं, तुम अगर कुछ करते हो तो सत्ता देखेगी, और उन्हें छोड़ दिया गया, समय से पहले छोड़ दिया गया। झगड़ा इस बात का जब उठा कि साहब राज्य सरकार ने केंद्र से बिना पूछे छोड़ दिया, और प्रोविजन सीआरपीसी का ये है कि आपको केंद्र से पूछना पड़ेगा, तो केंद्र की बड़ी किरकिरी हो रही थी। तो पहले तो केंद्र कुछ बोला ही नहीं, और उसके बाद बोला भी तो ये कहा गया कि हाँ साहब वो परमिशन दोनों की तरफ से हो गया है, और उनको छोड़ दिया गया। जब वो पहुंचे तो उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ। रेप किया उन्होंने, हत्या किया, बच्चे की हत्या हुई, उन्हें छोड़ दिया गया। ये राज्य की ताकत है। अब ठीक इसके बगल में आइए, तुमने अपना वाला छोड़ा तो हम अपना वाला छोड़ेंगे। बिहार में एक अन्य घटना हुई। 10 अप्रैल को बिहार जेल मैनुअल के एक रूल है 481(1)A, उसके तहत वो कैटेगरीज दी हुई हैं जिसमें 20 साल की सजा है। लेकिन इसको पहले छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ कैटेगरीज दी हैं उनको कतई नहीं, क्योंकि वो जघन्य अपराध में आते हैं। बिहार सरकार 2024 के चुनाव में नीतीश घर घर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपोजिशन यूनिटी हर हालत में होनी चाहिए, बीजेपी को हटाना है, क्योंकि गुजरात वाला बीजेपी ने किया था। तो अब किया क्या, जेल मैनुअल में एक तब्दीली की गई और 5 शब्द हटा दिए गए। जो जघन्य अपराध का सेक्शन था उसमें से ये हटा लिया गया कि किसी सरकारी अफसर की हत्या करना। किसी सरकारी अफसर, बाकी हत्या तो सब में है, किसी सरकारी अफसर, इतना ही तो हटाना है, हटा लिया गया। नतीजा क्या हुआ, अगले 7 दिन के अंदर एक आईएएस, दलित आईएएस, गोपालगंज का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आप सोचिए डीएम का मर्डर करा देना बम से, कितनी बड़ी ताकत उस समय होगी। उसका गुनहगार चूंकि एक जाति का है, उस जाति के वोट चाहिए, तो उसको छोड़ दिया गया। मतलब क्वालिटी गवर्नेंस की देखिएगा आप, कि सरकारी अफसर की हत्या को जघन्य अपराध से हटा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि वो समय से पहले छूटा, तो 2024 के चुनाव में इसका फायदा सरकार को मिलेगा, और 24 में ही जो गुजरात के बिल्किस बानो के गुनाहगार छूटे हैं उसका भी फायदा मिलेगा। आप दोनों को देखें और सिर्फ अपने को सोचिए कि 70 साल के इस प्रजातंत्र में क्या हम यहां पे खड़े हैं कि तुम अपना गुनाहगार छोड़ो, हम अपना छोड़ते हैं, और अतीक को पूरे भरे पुलिस पे मार दिया जाता है क्योंकि उसका भी एडवांटेज है, उसका भी पॉलिटिकल एडवांटेज है। किस तरह के गवर्नेंस मॉडल में हम जी रहे हैं, आप सिर्फ इतना ही गौर कीजिए
कि ये जो हमें शासन कर रहे हैं ये कौन है, जिन्हें हम वोट दे के लाते हैं, दरअसल ये होते कैसे हैं या सत्ता में आने के बाद कैसे बन जाते हैं। हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी जा रही है, कौन सा नेता क्या बोल रहा है। हमें पॉलिटिक्स से एक अजीब सी वो है, वितृष्णा है उसकी एनालिसिस करने से, लेकिन क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस की एनालिसिस हमें करनी पड़ेगी और तब देखना पड़ेगा कि तेरा गुनाहगार कि मेरा गुनाहगार। और तेरा गुनाहगार अगर वहां से छूट सकता है, गुजरात की जेलों से छूट सकता है, बिल्किस के साथ कुछ भी करके, हत्या करके लोगों की, एक खास समुदाय के, और तो भी वो छूट सकते हैं, और नहीं छूट सकते तो हम कानून में प्रावधान कर देंगे छोड़ने का, उसमें क्या दिक्कत है। काहे को जुडिशियरी और ये व्यवस्था की जरूरत है। सरकार के पास शक्ति है, जेल मैनुअल आपने रातों रात बदल दिया और एक अपराधी को जो कि कलेक्टर को जिसने, आप सोचिए पूरे प्रशासन में देश के क्या मैसेज गया होगा। कल से कलेक्टर कोई तन के किसी अपराधी के पास किसी नेता के सामने खड़ा होगा और आज खड़े नहीं हो रहे हैं। इसके बाद कि नहीं अगर हमें जरूरत पड़ेगी और वो बाहुबली कितना ही बड़ा है लेकिन उसके वोट हमें मिल सकते हैं, तो वो किसी कलेक्टर को मार दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कहिए उस समय के रिजीम पे, अब तो आरोप ये लग रहा है कि उस अपराधी को गलत, जो दोषी है उसको गलत पकड़ा गया था, वो फलाने रिजीम का वो था इसलिए उसको पकड़ा गया था। अब वो रिजीम जब फिर से आई है तो अब करेक्ट कर रही है कि नहीं नहीं, उसकी जाति के लोगों का हमें वोट चाहिए, लिहाजा उसको छोड़ दिया जाए। किस तरह का ये गवर्नेंस हो, क्या शर्मो हया कुछ भी नहीं बची है। तो ये गवर्नेंस का एक ये मॉडल है। आज ही के दिन अखबार में एक और चीज निकली है। खबर ये है कि एनआईए ने अपने एक एसपी को सस्पेंड किया। जानते हैं आरोप क्या था और एनआईए क्या है, पहले तो हम ये बता दें। जब देश में ये पाया गया कि साहब आतंकवाद का डायमेंशन पैन इंडियन हो गया है, बल्कि पैन ग्लोबल हो गया है, ये इनके लिंक अंतरराष्ट्रीय हैं, इनके लिंक पूरे देश में फैले हुए हैं, केरल से लेके बिहार तक। तो एक जस्टिफिकेशन केंद्र सरकार ने लिया कि साहब इसके लिए एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टेट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो नेशनल डायमेंशन के क्राइम को वो पूरी तरह से पकड़ में नहीं कर सकती, उसके दरियाफ्त जांच नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए लीगल दिक्कतें आएंगी। लिहाजा इसमें एक नेशनल एजेंसी, राज्य सरकारों ने बहुत विरोध किया कि ये तो गलत, आप ताकत ले रहे हैं खाली, लेकिन खैर एनआईए बना। एनआईए बना और उसको कुछ पावर्स दिए गए और ये कहा गया कि साहब ये आतंकवाद रोकेगा। ये अलग बात है कि वो खाली कुछ एक जाति के लोगों को पकड़ रहा है, एक धर्म समुदाय के लोगों को ही पकड़ रहा है, खाली उसी में उसको इंटरेस्ट है। और वो भी सच पूछिए तो उसका काम नहीं है। दरअसल जो आतंकवादी वास्तव में पकड़े गए हैं वो तेलंगाना की एसआईटी का कमाल है, जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं, इनपुट उसके होते हैं, श्रेय एनआईए ले लेती है। बहरहाल खैर श्रेय कोई भी ले। एनआईए का एसपी सस्पेंड किस बात पे हुआ, वो एक आतंकवादी संगठन से घूस मांग रहा था छोड़ने के। जरा सोचिएगा, हमने एनआईए बनाई, राष्ट्रीय का अंतरराष्ट्रीय उसका डायमेंशन, वो इंटरनेशनल भी जा सकता है, वहां भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है वगैरह, बड़े पावर्स दिए गए, बड़े बाद शोसेबाजी इसको लेके हुई। हकीकत यह है कि इसका एक एसपी इस बात पे सस्पेंड होता है कि वो आतंकवादियों से घूस मांग रहा था। ये मजाक है या नहीं है? गवर्नेंस की क्वालिटी क्या होगी आपके। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये वो एसपी है जिसने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की जांच की थी, मुख्य जांच की थी, और ये मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में है उसके ब्लास्ट की भी इसने जांच की थी। पता नहीं किसको छोड़ा, किसको बंद किया, क्या दिया, लेकिन बदस्तूर है ना, ये बदस्तूर है। और ये ताज्जुब करेंगे आप कि 4 साल पहले इसको सस्पेंड किया जा चुका है घूस मांगने में, उसके बाद भी एक ऑफिस में था और अब जाके फिर सस्पेंड किया गया जब इसने आतंकवादी से घूस मांगा है।
आपको सोच के कैसा लग रहा है? आप किस तरह के लोगों से गवर्न हो रहे हैं? क्या ये गवर्नेंस वाकई हो रहा है? क्या हम गवर्न कर रहे हैं या हम गवर्न हो रहे हैं? इस पे गौर कीजिएगा कि क्वालिटी आप जिस भारत में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसमें जो ये सत्ता में बैठे हैं, ये है कौन? और ये क्या वाकई हमें गवर्न करने लायक हैं? ये कौन लोग हैं जो कि हमें गवर्न कर रहे हैं? इस पे अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब आज ही की खबर, एक और खबर बताते हैं आपको, उसको भी देख के या तो आप रोएंगे या अपने ऊपर हंसेंगे कि मैंने वोट किसको दिया 70 साल। आज भारतीय जनता पार्टी ने आप और अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाया कि साहब ये मुख्यमंत्री का बंगला जो बन रहा है, इसकी साज सज्जा पे, इसके रख रखाव पे और इसके बनावट पे, इसके निर्माण में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 45 करोड़, जरा सोचिए कितना होता है 45 करोड़। एक बंगला मुख्यमंत्री का बनेगा तो उस पर 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपने इस अमाउंट को डिनाई नहीं किया, लेकिन उसने ये कहा कि नहीं साहब, ये पुरानी बिल्डिंग थी, ये पुरानी बिल्डिंग, बड़ा खतरा था इसमें रहने का, तो इसको फिर नया किया जा रहा, वगैरह वगैरह। जबकि जमीन का पैसा नहीं जुड़ा है इसमें। जमीन होगा तो ये 150 करोड़ का होगा। जमीन छोड़ के ये 45 करोड़ का फंड हुआ है, जिससे कि वो आलीशान इमारत बनी है। जो चीफ मिनिस्टर, ये कौन चीफ मिनिस्टर है जिसने जब जनता से उभर रहा था, जब पहली बार सत्ता में आया, उसके पहले के चुनाव में वादा किया था कि मुझे न तो सरकारी बंगला चाहिए, ना मुझे सरकारी गाड़ी चाहिए, ना मैं कोई सिक्योरिटी दूंगा। शायद ये सत्ता का चरित्र है, ये बड़ों बड़ों को ढीला कर देता है। तो अरविंद केजरीवाल उस बंगले में रहेंगे, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उनकी पार्टी ने काउंटर किया। अब जरा काउंटर सुनिएगा। कहा कि तुम्हारे वाले प्रधानमंत्री जो हैं, उनका बंगला जानते हो कितने का है? जो नया बन रहा है वो बंगला 467 करोड़ रुपए का है। अगर भारत की जनसंख्या में हम हर परिवार में 5 लोग मान लें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है अपने आंकड़ों में, तो आप जानते हैं हर परिवार से कितना पैसा गया है प्रधानमंत्री के बंगले पे? 15 रुपया। वो खुरहू, पतवारू, गोबर, झुनिया, वो जो मजदूरी करता है, जो सब्जी का ठेला लगाता है, उसके जेब से भी 15 रुपए गए हैं। और अंबानी के पता नहीं कितने गए हैं, लेकिन गए भी हैं कि नहीं, लेकिन उसकी जेब के 15 रुपए चले गए हैं। तब प्रधानमंत्री का बंगला बना है। 467 करोड़ का ये बंगला है। हवाई जहाज वगैरह छोड़ दीजिए, वो 6000 करोड़ का है, वो सब छोड़ दीजिए, वो हमारे नेता हैं। ये कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था आने के बाद कि मैं आपका चौकीदार हूं? मतलब कि चौकीदार की झुग्गी बनाने में 467 करोड़ लगे। जरा सोचिए, जो उस व्यक्ति ने वादा किया था, जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था, जनता का चौकीदार, मुझे अपना चौकीदार मानिएगा। चौकीदार की तो झोपड़ी होती है, इस झोपड़ी में 467 करोड़ रुपए लगेंगे, तब ये झोपड़ी तैयार होगी और ये टनल होगा नीचे, जिससे कि पीएमओ जा सकते हैं सीधा, और सीधा ही सेक्रेटेरिएट और पार्लियामेंट जा सकते हैं नीचे से, ताकि कोई देख ना पाए कि हमारा चौकीदार है कैसा। आखिर उसको चोर पकड़ना है ना। हमारा चौकीदार सक्षम होगा तभी तो चोर पकड़ेगा, तो वो सुरंग के नीचे से जाएगा, अपने घर से निकलेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, और सुरंग के नीचे से चला जाएगा। और कहा गया ये पता नहीं लगेगा, वो अडानी के यहाँ गया, अंबानी के यहाँ गया, या किसी मेहुल चौकसी को पकड़ना है, कैसे पता लगेगा? इसलिए कितना सतर्क है हमारा चौकीदार कि वो ये पता नहीं लगने देता कि वो कब किधर गया, तो वो टनल से निकल के जाता है। 467 करोड़ रुपए, हर भारतीय परिवार के जेब से 15 रुपए निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ये तीसरी खबर है। आप इन पे कुछ ना करें, सिर्फ बैठ के सोचे इन खबरों पे। एनआईए के एसपी, एनआईए जो संस्था बनी थी उसका उद्देश्य, एनआईए का एसपी का
सस्पेंड होना, वो भी किस ग्राउंड पे? आतंकवादियों से पैसा मांगने में। जरा सोचिए, आप हिल जाएंगे, कांप जाएंगे, आपकी आत्मा कांप जाएगी कि हम अपने बच्चे को ये कैसा भारत दे के जाएंगे। ये करा रहा है, और उसपे से हिमाकत देखिए कि प्रधानमंत्री अपने को चौकीदार बताता है। एक चीफ मिनिस्टर है, वो कहता है कि साहब हम तो न तो जनता की कोई गाड़ी कमाई का कोई सिक्योरिटी लेंगे, न सरकारी मकान लेंगे, और वो सब कुछ करता है। तो हम किस तरह ठगे जा रहे हैं इस प्रजातंत्र के ड्रामा में, हम दरअसल किस तरह ठगे जा रहे हैं, ये देखने की चीज है। अब एक खबर और आपको आंकड़े वाली बता दें। सरकार ने बहुत ही जोर शोर से कहा है कि साहब आउट ऑफ, सरकार ने जो हेल्थ पे खर्चा किया है वो पहले तो 1.3% होता था, अब हमने इसको 0.3% बढ़ा दिया है, 0.3% बढ़ाया है जीडीपी का। जबकि वादा किया था 2017 में इसको 2.6% करेंगे। 0.3% पहले से बढ़ा है, लेकिन उस पे ये तो रहा कि साहब इसको बस 25 तक आने दीजिए, 2.5 कर देंगे। और ये भी कहा गया कि साहब प्रति व्यक्ति जो खर्च पहले होता था सरकार का स्वास्थ्य में, उससे डबल हो गया है। उस अधिकारी ने ये नहीं बताया कि अगर ये डबल हो गया है तो आपका बजट का साइज भी डबल हुआ है, आपका जीडीपी का वॉल्यूम भी डबल हुआ है। तो डबल नहीं हुआ है बल्कि 3.5 गुना हुआ है, लिहाजा ये सच में कम हुआ है। लेकिन हम ये राज नहीं बताते, ये हमें आपको खोज के लाके बताना पड़ता है। तो आप कुछ न देखिए, 2000 जब 1947 और 1950 में गणतंत्र बना, 47 में आजाद हुआ, उस गणतंत्र के बाद से आज तक की क्वालिटी देखिए। आज ये हो रहा है कि तेरा अपराधी तो मेरा अपराधी, और अति किसी का अपराधी नहीं लिया जाए, इसको कर दो, इसके भी वोट मिलेंगे। किस तरह की ये गवर्नेंस होगी जिसमें, अच्छा उसमें तुलना ये कि हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि ये जितने भी माफिया है इनको कुचल डालेंगे, रौंद डालेंगे। कौन से माफिया? कुछ खास माफिया है, वरना आपके यहाँ जितने भी दंगे के आरोपी थे एक खास समुदाय के, आपने उनको छोड़ दिया, वो आराम से छूट गए। लेकिन वो कहीं कोई गलती नहीं है, वो तो सरकार का काम है छोड़ना। आपने देखा मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी छूट जाते हैं, आपने देखा कि किस तरह मलियाना के केस में लोग छूट जाते हैं, क्योंकि पैरवी कैसी हो रही है, इस पे डिपेंड करेगा ना। आपने ये देखा कि हमारा एनआईए किस तरह काम कर रहा है, उसके एसपी आतंकवादियों से घूस लेते हैं। आपने ये देखा कि हमारा चीफ मिनिस्टर जनता को वादा तो कुछ और करता है, फिर वो 45 करोड़ के घर में रहने लगता है। आपने देखा कि हमारा प्रधानमंत्री जनता का चौकीदार होता है, चौकीदार सबकी रक्षा करता है और चोर को आने नहीं देता। उस चौकीदार की झोपड़ी 467 करोड़ की होती है, जो हमारे जेब के 15 रुपए हर परिवार से जाके बनते हैं, जबकि वादा था कि 15 लाख आपके जेब में डालेंगे। लेकिन जो झोपड़ी बन रही है उसमें 15 रुपए आपकी जेब से निकल गए, कब निकल गए पता भी नहीं लगा आपको। ये सब कुछ गौर से देखें और गहराई से। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम आपको उन फैक्ट्स को बता के आपके लॉजिक पावर को, आपकी तर्क शक्ति को वहां पहुंचाएं जहां आप सत्य को समझ सके। और अगर ये सत्य आपने समझ लिया तो मुझे इसकी चिंता नहीं है कि कोई मोदी सत्ता में है या कोई मनमोहन सिंह या इंदिरा सोनिया गांधी है। हमारी चिंता ये है कि ये क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ठीक, ये गवर्नेंस में जो मजाक चल रहा है कि तेरा अपराधी मेरा अपराधी, तूने अपना अपराधी छोड़ लिया, कर दिया, छोड़ दिया, रिहा करा लिया कानून से, तो मैं अपना अपराधी करा लूंगा और उसके बाद वोट तो हमें मिल ही जाएंगे। गलती कहाँ है? हम जब अपने जाति वाले अपराधी को वोट देंगे, हम जब अपने समुदाय वाले अपराधी को वोट देंगे, गलती तो वहां है। ये हिम्मत कैसे पड़ी सरकार की, बिहार सरकार की ये हिमाकत, जरा सोचिए
ये आपकी तरफ इंगित करता है कि आपकी समझ कैसी है। आप इसलिए अपने जाति को वोट देंगे, वोट जाति के अपराधी को वोट देंगे कि वो छूटा तो सरकार अच्छी है। जरा सोचिए, क्या हम इस तरह से ये समाज चलाएंगे कि हमारे जाति का अपराधी छोड़ दिया गया तो सरकार अच्छी है, हम वोट दे देंगे, और उसके जाति का छूटा तो सरकार गड़बड़ है, या उसके उस समुदाय का छूटा, गोली मार दी गई सरेआम पूरे पुलिस के होते हुए, तो हम इस पे खुश होंगे? तो गलती कहां है? गलती हमारे आपके सोच में है। हम सोच नहीं पाते हैं, लिहाजा जातिवाद पे ये सत्ता में लोग बैठे अपने को बताते तो हैं चौकीदार, लेकिन खेल वही करते हैं और हम ठगे जाते हैं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती और ये सब कुछ होता रहेगा, हम देखते रहेंगे। एक बार फिर से सोचिए, अगर लगे आपको तो आपके मनस में उद्वेलन होना चाहिए, उद्वेलित होना चाहिए आपका मनोभाव, और तब आप दूसरों को भी बताएं कि ये क्या हो रहा है। अगर आप ये कर ले गए तो इनकी हैसियत नहीं है कि ये चौकीदार का वादा करें और 467 करोड़ के घर में रहें। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी मुद्दे पे या जब जब मुद्दा आएगा हम आपसे मुखातिब होंगे और हम बताएंगे कि असली क्या है, असली सच क्या है। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।